नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, जिसकी शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। एक डेढ़ साल पहले यस बैंक की शेयर प्राइस 350 रुपये के करीब चल रही थी, लेकिन अगर आप फिलहाल यस बैंक की शेयर प्राइस देखोगे तो वो 40-45 रुपये के करीब आ चुकी है, यानी बहुत कम हो गई है। तो यस बैंक की शेयर प्राइस पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रही है। कुछ 2-4 साल पहले कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रही थी। उस वक्त यस बैंक इंडिया की चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक थी, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लगी और सडनली जनवरी 2019 से यस बैंक की शेयर प्राइस लगातार गिरने लगी। चलो तो देखते हैं कि वो क्या मेन रीजंस है जिसकी वजह से यस बैंक की शेयर प्राइस लगातार बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो सबसे पहला रीज़न है मैनेजमेंट में आया हुआ चेंज। आरबीआई ने मिस्टर राणा कपूर को अपनी सीईओ की पोजीशन कंटिन्यू करने से मना कर दिया था। आरबीआई के इस डिसीजन के बाद यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठने लगे। फिर मार्च 2019 से मिस्टर रवनीत गिल, जो कि पहले डॉयच बैंक के इंडिया हेड थे, वो यस बैंक के सीईओ बने। तो यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू क्या था, इसे हम आगे देखेंगे। दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से यस बैंक की शेयर प्राइस लगातार गिर रही है, वही यस बैंक का पुअर परफॉर्मेंस, वही यस बैंक का बहुत ज्यादा बैड डेट। फाइनेंशियल ईयर 2019 के लास्ट क्वार्टर में यस बैंक ने अचानक 1507 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 के चौथे क्वार्टर में यस बैंक को 1179 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में यस बैंक ने अपने बैड लोन्स के लिए कुछ प्रोविजंस रखे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। साथ ही यस बैंक ने कहा कि बैंक के और भी कुछ लोन्स बैड डेट हो सकते हैं, यानी बैंक उन्हें रिकवर नहीं कर पा सकती, जिसे सुनकर इन्वेस्टर और ज़्यादा पैनिक हुए और यस बैंक के फ्यूचर के बारे में डाउटफुल हो गए। कंपनी का एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा कंसर्न है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यस बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक्चुअल से कम दिखा रही थी, जो कि काफ़ी सीरियस इशू है। यस बैंक ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक कंपनीज को लोन दे चुकी है, जैसे कि आइलैंड एफएस, डीएचएफएल, इंडिया बुल्स ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, जी ग्रुप एटसेट्रा। और इन कंपनी से रिकवरी कर पाना बैंक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आइलैंड एफएस ने तो काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स किए हैं। डीएचएफएल दैट इज़ देवान हाउसिंग फाइनेंस भी काफ़ी टाइम से डिफ़ॉल्ट कर रही है। उसी बीच सीजी पावर इस कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ और इस बैंक को ऑलरेडी यस बैंक काफ़ी सारा लोन दे चुकी थी। तो यहाँ पर भी अपना लोन रिकवर करना यस बैंक के लिए काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इन कंपनी से रिकवरी होना तो काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा है, जिससे आगे चलकर बैंक के एनपीए बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है, जिससे चांसेस ये भी है कि और भी ज़्यादा कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती है। तो यहाँ से आगे यस बैंक की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन लग रही है। अब बात करते हैं यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यस बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू रहा है। कुछ ही महीनों पहले आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस को फॉलो ना करने की वजह से आरबीआई ने यस बैंक को 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और यस बैंक लगातार अपने बैड लोन्स को कम दिखा रहा है। उसी बीच यस बैंक के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें यस बैंक के इंटरनल इश्यूज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई भी यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज के बारे में सीरियस हो गई और उसने आरबीआई के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर मिस्टर आर गांधी को यस बैंक का एडिशनल डायरेक्टर चुन लिया, ताकि आरबीआई यस बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्लोजली चेक कर सके। यस बैंक का अगला मेन इशू है मैनेजमेंट के एथिक्स। मिस्टर राणा कपूर यस बैंक के मेन प्रमोटर है और उन्होंने अपना लगभग पूरा का पूरा स्टेक प्लेज रखा है। स्टेक प्लेज रखना मतलब अपने शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लेना। तो किसी कंपनी या बैंक के प्रमोटर जितने ज़्यादा शेयर प्लेज रखते हैं उतना ही खराब माना जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर राणा कपूर ने अपना पूरा का पूरा स्टेक प्लेज रखा है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। साथ ही मिस्टर राणा कपूर ने अपने प्लेज शेयर्स पब्लिक को ना दिखाने के लिए कई सारे तरीके इस्तेमाल किए थे। मिस्टर राणा कपूर के एथिक्स पर हमेशा से ही सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि यस बैंक ने कई बार अपने एनपीएस को कम दिखाया है। आरबीआई ने कहा था कि 2017 के किसी क्वार्टर में यस बैंक ने अपने एनपीएस को अपने एक्चुअल एनपीएस से 4 गुना कम दिखाया था। तो इस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कंपनी के प्रमोटर्स के एथिक्स के बारे में बहुत कुछ बयां कर देते हैं, जिस पर इन्वेस्टर्स की नज़र होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के साथ साथ ही कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मैनेजमेंट एनालिसिस करना, क्योंकि इंडिया में कई सारे प्रमोटर्स हैं जो अनइथिकल एक्टिविटीज़ में लगातार इंडल्ज होते हैं, जिसका नुकसान शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ता है। सो इसका इलाज यही है कि इन्वेस्टर्स को ही प्रोएक्टिव रहना होगा और अच्छा मैनेजमेंट एनालिसिस करके प्रमोटर्स के एथिक्स को एनालाइज करना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में हमने मैनेजमेंट एनालिसिस पर काफ़ी डिटेल में बात की थी और उसमें एग्जाम्पल भी हमने मिस्टर राणा कपूर का ही लिया था। कुछ साल पहले इन्वेस्टर्स बैंक्स के लोन बुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो देख रहे थे कि जिस बैंक की लोन बुक बढ़ी, यानी जिस बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दिए हैं, वो एक अच्छी और बड़ी बैंक है। उसी बीच बैंक्स में ये रेस चलने लगी कि कौन सबसे ज़्यादा लोन देता है, जिसके चलते बैंक्स ने अपने ड्यू डिलीजेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
और बहुत सारी वीक कंपनीज को भी लोन दे दिया। वही जब पैसा वसूल करने की बारी आई तब बैंक्स को अपना पैसा कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट जाने लगा, जिसके चलते एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। सेम चीज़ एनबीएफसी के साथ भी हुई है। हाई कंपटीशन के चलते एनबीएफसीज ने भी काफ़ी ज़्यादा लोन बहुत ही ज़्यादा वीक कंपनीज को दे दिया और अब कंडीशन ऐसी है कि वो एनबीएफसीज अपने लोन रिकवर नहीं कर पा रही है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। इसी के चलते डीएचएफएल, रिलायंस कैपिटल और कई सारी एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई है। तो बैंक्स और एनबीएफसीज को तो लेसन मिल गया है कि सिर्फ लोन बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन बुक के साथ साथ आपका एनपीए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना कम एनपीए रखकर आप कितना ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो। जो गलती बैंक्स और एनबीएफसीज ने की है वही गलती अब कुछ स्टार्टअप्स करते हुए दिख रहे हैं। वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर अपनी लोन बुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपने एनपीएस पर भी ध्यान देना होगा। अदरवाइज लोन बुक तो बढ़ेगी लेकिन रिकवरी ना होने की वजह से वो स्टार्टअप पूरी तरह बंद भी हो सकते हैं। कई सारे वेंचर कैपिटल्स बड़े बड़े लोन बुक्स देखकर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छा खासा वैल्यूएशन देकर। तो बैंक और एनबीएफसीज की इस गलती से क्रेडिट लाइन में जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें कुछ लेसन्स लेने चाहिए। अगर यस बैंक की बात की जाए तो मिस्टर राणा कपूर लगातार अपना स्टेक बेच रहे हैं और कई सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि जितने जल्दी मिस्टर राणा कपूर यस बैंक से बाहर निकले उतना बेहतर। लेकिन मिस्टर राणा कपूर अपना पूरा स्टेक बेचकर यस बैंक से एग्जिट भी ले लेते हैं तो भी यस बैंक की डिफिकल्टीज उतने जल्दी क्लियर होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल इस्टेट और एनबीएफसीज में चलने वाला स्लो डाउन अगर कंटिन्यू चलता है तो यस बैंक का एनपीए और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो यस बैंक का एनालिसिस करते वक्त आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। फिनोवेशंस के वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स की प्री बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें हम आपको मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को इन्वेंट किया था। तो इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में हम उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इन्वेस्टिंग में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मदद से अपना रिस्क कम कर सकते हो और कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, इन सब के बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे। इस कोर्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके प्री बुक करके डिस्काउंट ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।